Hello, Bacha Party. I hope all you are fine. Welcome to Mota Bhai Classes. This is your mentor Abhishek. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक. एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज मनी एंड क्रेडिट. इट बिलोंग्स टू चैप्टर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपको किसी भी टॉपिक में अभी तक कोई इशू रहा है? इफ़ यस, यू कैन कमेंट द टॉपिक और द सेक्शन और द पार्ट विच यू हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड. तो हम कोशिश करेंगे आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें उन क्वेरीज को पूरा किया जा सके. और बहुत ही जल्दी हम लेके आने वाले हैं एक लाइव सेशन. एज सुन एज वी विल कंप्लीट द इकोनॉमिक्स, वी विल हैव अ लाइव सेशन. उसमें हम सारे कन्फ्यूजन क्वेरीज को डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. एंड इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे वो क्या है. पहले देखते हैं एक छोटा सा समरी कि चैप्टर में वास्तव में पढ़ेंगे क्या क्या हम. पहला है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कि भैया हम चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, उसमें एक्सचेंज करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा हमें. तो वो पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे बना, लेन देन का साधन कैसे बना, यानी हाउ मनी हैज बीन बिकम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दूसरा है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. कि भाई जो आज हम मनी यूज कर रहे हैं कि क्या वो ऐसे ही ओरिजिनेट हो गई कि एक बार में वो फॉर्म आ गई थी, कि या उसका कुछ स्टेप है. इसमें हम स्टेप्स भी पढ़ेंगे कि भैया जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हम देखते हैं वो ऐसे ही आ गई या कुछ स्टेप बाइज प्रोसेस उसने फॉलो किया. थर्ड इज लोन एक्टिविटी बाय द बैंक. तो हम यहाँ पे दो चीज पढ़ेंगे, एक तो लोन एक्टिविटीज, दूसरा क्या पढ़ेंगे, बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे. थर्ड, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस. यानी क्रेडिट सिचुएशन यानी कि जब क्रेडिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, एक हुआ मनी, दूसरा यूज हुआ क्या, क्रेडिट. तो क्रेडिट सिचुएशन मतलब कि उधार लेने की कंडीशंस. एक हो सकता है गरीब आदमी ले सकता है, एक अमीर आदमी ले सकता है. यानी दोनों की दो इसमें केस स्टडीज को कंपेयर किया है. नेक्स्ट इज फिफ्थ इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट. टर्म्स मतलब क्या होता है, शर्तें. जो बैंक से या किसी इंसान से हमने पैसा लिया है उसकी शर्तें क्या है. फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया. दो टाइप के सेक्टर, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इसमें भी हम पढ़ेंगे क्या, उसमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था. इसमें क्या है, एक फॉर्मल और एक इसके अपोजिट. एक इसके अपोजिट कौन सा है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. इनफॉर्मल सोर्स, फॉर्मल सोर्स. आगे है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर. नेक्स्ट क्लास कौन सा रहेगा चैप्टर का, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. कि भाई ये स्वयं सहायता समूह कैसे होते हैं, जो लोग खुद की हेल्प कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्रुप. तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, मनी एंड क्रेडिट. उसका पहला टॉपिक मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. देखिए पैसा एक दिन में ओरिजिनेट नहीं हुआ. मतलब ऐसा नहीं हुआ कि जो आज हम कॉइन्स यूज करते हैं, करेंसी जो हम यूज कर रहे हैं, वो एक दिन में नहीं निकल के आई. और आपको क्लियर कर दूं, यहाँ में मनी और करेंसी दो अलग अलग चीजें होती हैं. क्या बोला मैंने, मनी इज समथिंग डिफरेंट थिंग एंड करेंसी इज समथिंग डिफरेंट. दे बोथ आर डिफरेंट. करेंसी क्या होती है, जो हम पैसा यूज कर रहे हैं, यानी कि नोट दे रहे हैं ले रहे हैं, कॉइन्स ले रहे हैं दे रहे हैं, वो क्या है करेंसी. वो क्या चीज है, करेंसी. तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक. मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टोर्स डिफरेंट वैल्यूज. यानी हर जो भी चीजें हैं, जो भी पैसा है, मनी है, उसके अलग अलग वैल्यूज हैं. इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और इट ओनली एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो और कोई काम नहीं है. कोई सामान लेना है, हमने पैसा दिया. कोई सामान हम खरीद रहे हैं तो हम पैसा दे रहे हैं. कोई सामान हम बेच रहे हैं तो सामने वाले से पैसा ले रहे हैं. क्यों ले रहे हैं पैसा सिर्फ, वो भी आगे बात करेंगे थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक में. जनरली दीस आर सीन एज अ पेपर मनी एंड कॉइन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. कंसीडर अ केस वेयर मनी इज नॉट यूज्ड एज अ मीडियम. टेक द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चरर. ही वांट टू सेल द हिज शूज एंड बाय व्हीट. तो यहाँ पे एक केस स्टडी दे रखी है. केस स्टडी उसमें क्या दे रखा है कि जहां पे मनी को नॉट यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. क्या है, यहाँ शू मैन्युफैक्चरर उसको शू प्रोड्यूस करता है, उसको जूते बेचने हैं, खरीदना क्या है, व्हीट. क्या खरीदना है, व्हीट. फॉर दिस ही रिक्वायर्स अ व्हीट फार्मर हु वांट टू बाय शूज. उसको क्या चाहिए, एक व्हीट फार्मर चाहिए जिसको क्या चाहिए हो, शूज चाहिए हो एक्सचेंज में. दिस सिस्टम इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन. अब देखिए इसको क्या बेचना था, शूज बेचने थे,
शूज बेचने थे, चाहिए क्या था बदले में, वीट, है ना। लेकिन इसको क्या करना था, वीट बेचने थे, चाहिए क्या था बदले में, शूज। अगर मैथ्स की इक्वेशन लगाते हैं हम तो देखते हैं कि दोनों भैया दोनों की डिमांड पूरी हो रही है। इसको जूते बेचने थे, इसको चाहिए थे, इसको वीट चाहिए था, इसको वीट बेचने थे। इन्होंने क्या किया, आपस में एक दूसरे सामान को एक्सचेंज कर लिया, उनकी कोई वैल्यू डिसाइड की एज पर द इन्वेस्टमेंट एंड लेबर कॉस्ट, और उसके बाद इन्होंने सामान को एक्सचेंज कर लिया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कौन सा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। देखिए जो भी टॉपिक्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं उसमें स्टार लगा दे रहा हूं बच्चा, है ना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मतलब एक दूसरे की डिमांड है, एक दूसरे के सामान की डिमांड है और दोनों ही एक दूसरे के सामान को एक्सचेंज कर लें। दिस सिस्टम, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम। यानी जहां पे एक दूसरे की डिमांड फुलफिल हो रही हो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम, बार्टर सिस्टम। समझ गए, कौन सा सिस्टम, बार्टर सिस्टम। इसी को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड बोलेंगे। क्यों, दोनों की ही डिमांड एक दूसरे से फुलफिल हो रही है, दोनों ही एक दूसरे सामान को एक्सचेंज कर पा रहे हैं। और बार्टर सिस्टम क्या होगा, जब व्हेन वी एक्सचेंज गुड्स इन प्लेस ऑफ गुड्स। कौन सा, गुड्स इन प्लेस ऑफ गुड्स, सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। बार्टर इज अ मीडियम इन विच गुड्स यानी सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली विदाउट अ कॉमन यूनिट। यानी किसी भी कॉमन यूनिट के बदले में क्या किया जाए, सामान को हम एक्सचेंज कर लें आपस में। व्हाई ट्रांजेक्शन वर मेड इन मनी, पैसे में ही ट्रांजेक्शन क्यों। देखो अभी हमने एक एग्जांपल देखा लास्ट वाले केस में, यहां तो दोनों की डिमांड फुलफिल हो गई है ना, बट इट इज नॉट नेसेसरी इट इज नॉट नेसेसरी कि भैया इसको जूते बेचने थे, इसको खरीदने थे। लेकिन ये भी तो हो सकता है इसको जूते बेचने थे, इसको वीट खरीदने नहीं थे, इसको चावल खरीदने थे, लेकिन इसको वीट खरीदने थे और एक्सचेंज में बेचना क्या था, शूज। तो वो कंडीशन वहां फुलफिल नहीं होती, बार्टर सिस्टम पूरा सही से फुलफिल नहीं होता। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करता है ना। इसलिए आगे चल के किसमें चीजों को बेचने की कोशिश की गई, इन सम करेंसी और इन सम मनी। ठीक है ना, कि बार्टर सिस्टम को लोगों ने ज्यादातर प्रीफर ही नहीं किया। जैसे ही उनको नया सिस्टम मिला वैसे ही बार्टर सिस्टम को किससे रिप्लेस कर दिया गया, करेंसी सिस्टम से। मनी वर्क्स एज एन इंटरमीडिएट, बिचौलिया काम करती है। इंटरमीडिएट मतलब बीच में, यानी कि जो हमने कंडीशन देखी शूज, अब मान लो उसको शूज चाहिए थे, लेकिन इसको सॉरी इसको ही वांट टू सेल द शूज बट ही वांट टू परचेज राइस, है ना। वीट खरीदने नहीं थे इसको, लेकिन इसको वीट खरीदने थे, सॉरी वीट बेचने थे, फार्मर था, और शूज खरीदने थे। तो यहाँ पे डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती, तो इसलिए मनी को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये किसका काम करती है, ऐसा इंटरमीडिएट। इट इज यूज्ड एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज मीडियम के तौर पे यूज कर रही हो रही है बस। एंशिएंट पीरियड में किस लिए यूज हो रही थी, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कैटल्स, जो गुड्स थे और कैटल से, दे वर यूज्ड एज मनी। सामान को एक्सचेंज करने के लिए जो भी फूड ग्रेन्स हुआ करते थे और जो भी जानवर हुआ करते थे उनको कैसा यूज किया था, ऐसा एक्सचेंज फॉर गुड्स, और दे वर यूज्ड एज अ मनी। मिडिल पीरियड में क्या होता है, मेटलिक कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड डीड, यानी कि D2 बोलते हैं, जो कौड़ी होती हैं, दे वर यूज्ड एज मनी। तो मेडल में आपने देखा होगा कि अलग अलग जो हमारे यहाँ डायनेस्टीज आई, एम्पायर्स आए, जैसे कि मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, उनके बहुत सारे रूलर्स ने क्या किया, अलग अलग कॉइन्स क्या किए, पब्लिश किए, और उन किस टाइप के थे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, या फिर जो कौड़ी होती थी उनके वाले में भी सामान लोगों को मिल जाता था। मॉडर्न में क्या होगा, मॉडर्न पीरियड में कौन सी मनी है, एक तो पेपर मनी, दूसरा कॉइन्स। पेपर मनी जिनको हम बोलते हैं क्या, नोट्स, 100, 200, 500, 1000, 10,000। एक बार आरबीआई ने 10,000 का नोट भी रिलीज किया था। वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ 2000 रुपी नोट, अब नहीं है मार्केट में, अब सिर्फ 500 का नोट चल रहा है, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लैक मनी। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में भी पहला करेंसी, करेंसी किस टाइप की होगी, मैंने जस्ट अभी बताया, पेपर नोट्स और कॉइन्स। और सेकंड फॉर्म ऑफ मनी, यानी कि जिसको हम पेपर मनी भी बोलते हैं, मनी, पेपर मनी, जैसे कि बैंक के साथ डिपॉजिट करना या फिर इन द फॉर्म ऑफ चेक, यानी कि हम करेंसी, पैसा नहीं ले रहे, नोट नहीं ले रहे, लेकिन वो भी एक तरीके की करेंसी है। क्यों, बैंक के साथ डिपॉजिट रखना या फिर चेक लेकर के बैंक में जमा कर देना। दे आर डील विद द बैंक्स, इनके लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, बैंक्स की। क्यों मनी को ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया गया,
इट इज ऑथराइज्ड। अब देखो मनी है क्या वैसे, बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर है, बट इट इज साइंड एंड ऑथराइज्ड किससे? बाय आरबीआई गवर्नर। यही होता है, जो आरबीआई गवर्नर साहब हैं वो उसको साइन करते हैं, ऑथराइज करते हैं, और उनको अथॉरिटी कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि भैया उसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस द बियरर टू पे द सम ऑफ दिस रुपीज, यानी कि 1000 2000 10,000 इतने रुपीज। क्या अगर मान लीजिए करेंसी की वैल्यू, इस नोट की वैल्यू 0 हो जाए, फिर भी मैं उस धारक यानी जिसके पास एक पीस ऑफ पेपर होगा उसको इतने रुपए देने का वादा करता हूं, यानी उसके एक्सचेंज में उसको पैसे मिलेंगे। तो चलते हैं। इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट भी कौन सी इंटरफेयर करती है? मेनली फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन सी? जिसके मिनिस्टर कौन है इस टाइम? निर्मला सीतारमन जी। हु इज द मिनिस्टर? कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। क्लियर? In India, Reserve Bank of India issues currency note on the behalf of the government. गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन इशू करता है हमें नोट्स? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन रिलीज करेगी नोट्स। नाम क्या इसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में मैंने दूसरा पार्ट बताया था चेक्स और विद द डिपॉजिट विद द बैंक्स। चेक में क्या होता है बेटा, ये क्वेश्चन एक बार लास्ट ईयर अभी 2023 जो अभी एग्जाम हुआ है बोर्ड का सीबीएसई का 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया था चेक से रिलेटेड क्वेश्चन एक, और मोस्टली ज्यादा बच्चे गलत करके आए थे क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं थी। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक अपने पेरेंट्स का कैंसिल करा करके एक चेक लें, या एक चेक की फोटो निकालें, या कहीं से एक चेक को किसी से उधार ले लें, किसी तरीके एक चेक की फोटो देखनी है बस आपको बैठ करके। जो मैं बता रहा हूँ उसको एक बार प्रैक्टिकली उसको सर्च करना। देखिए चेक के कुछ पार्ट्स होते हैं उनको समझना जरूरी है। देखिए यहां पर जो हम एंटर करेंगे इट इज द डेट। क्या होगा यहाँ पे? इट विल बी द डेट। यहां पर बैंक की डिटेल्स, यानी कि देखिए बैंक नेम तो यहां पर है, व्हाट इज देयर? बैंक नेम, बट बैंक डिटेल्स कहाँ होंगी? यानी कि बैंक की रॉ डिटेल्स, यानी कि कौन सी ब्रांच है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, कहां पर सिचुएटेड वो ब्रांच, यानी कि एड्रेस पूरा कहां होगा? यहां। लेकिन जो हम लोग देखेंगे हमारे काम की चीज, हम किसको पे कर रहे हैं। मान लो यहां पे इसको मैं काट के लिखूं, लेट अस यूज ब्लू पेन। तो मान लो यहां पे लिखूं मैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार है ये सब। इसमें मैं लिखा मोटा भाई क्लासेस। ठीक है, मान लीजिए किसी ने मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ये चेक डोनेट किया कि मोटा भाई क्लासेस, ठीक, कितने रुपए का? मान लीजिए आपसे आप बच्चे पढ़ रहे हैं और कोई मतलब बोर्ड में टॉप कर जाए, उसकी श्रद्धा भक्ति अभी जाग जाए, तो मान लीजिए वो आए मुझे चेक एक डोनेट कर दे, तो कैसे करेगा वो? आप में से ही। तो वो मेरी क्लास यानी कि मुझे दे रहा है ना, मेरे नाम पे चेक दे रहा है, तो मेरा नाम लिखेगा, यानी कि हम जिसको दे रहे हैं चेक, यानी जिसके नाम पर हमको चेक देना है उसका नाम लिखेंगे, वो चाहे नेम ऑफ पर्सन हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। दूसरा यहां पर क्या डालेगा? क्या? रुपए इन वर्ड्स, यानी कि जितने रुपए देने वो यहां पर इन न्यूमरल्स। और देखिए यहां पे एक इस तरीके का स्लैश लिखा हुआ है, 5000 है, 5000 स्लैश ये कर रखा है। ये करना जरूरी होता है, नहीं तो कोई एक जीरो और बढ़ा देगा। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए सेफ्टी के लिए 5% ओनली। इसके अलावा ये होता है जो भी देने वाला है उसका क्या होता है? अकाउंट नंबर। मान लीजिए सामने वाला यानी कि एक पर्सन है रवि, रवि ने मुझे दिया, तो ये किसका नंबर है? रवि का बैंक का अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट से मेरे में ट्रांसफर होगा। यहां पर क्या करेगा रवि? अपने सिग्नेचर साइन, यानी सिग्नेचर करेगा, है ना। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड ने पूछा, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक्स, इट इज दिस, इट इज द चेक नंबर, MICR नंबर। इसको MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, यानी एक स्कैनर होता है, आप देखते हैं चेक जाता है सर जाकर निकल जाता है, तो मशीन इसको रीड करती है। इसके अलावा ये RBI अकाउंट नंबर है,
और ये होता है क्या, ट्रांजेक्शन कोड। आपने देखा होगा जब बैंक वाले करते हैं तो उसमें कुछ कोड टाइप का एंटर करते हैं, वो इसी को एंटर करते हैं। लेकिन बेसिकली जो बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा वो ये था, बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा चेक नंबर, क्या, चेक नंबर। दिस वाज द क्वेश्चन कि भैया चेक नंबर कहाँ लिखा होता है, तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर होता है। आगे चलते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। देखिए क्रेडिट कार्ड एक तरीके का ऐसा होता है, सेम लगभग सेम ऐसे ही होता है, क्रेडिट कार्ड भी और डेबिट कार्ड भी। यहाँ पर क्या दे रखा होगा आपका, दिस इज नोन एज कार्ड नंबर। क्या है, कार्ड नंबर। ये क्या होता है, कार्ड होल्डर नेम। क्या है ये, कार्ड होल्डर नेम। ये क्या है, कार्ड होल्डर नेम। ये क्या है, कार्ड की वैलिडिटी। क्या है ये, कार्ड की वैलिडिटी। यहां पे ये दिखा रखा है किस टाइप का कार्ड, कि कौन सी एजेंसी इसको वो कर रही है, टाइप ऑफ कार्ड। क्या है ये, टाइप ऑफ कार्ड, कि भैया किस टाइप का कार्ड है बेसिकली। ठीक है, तो ये सब। एक चीज और होती है इसमें बच्चे, वो होता है CVV नंबर। वो क्या होता है, कार्ड के पीछे की तरफ एक 3 डिजिट नंबर होता है। मैंने कहा 579, ये 3 डिजिट का नंबर होता है और सभी के में 3 डिजिट का ही होगा, 3 डिजिट। कितने डिजिट का, सिर्फ 3 डिजिट का नंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, CVV नंबर। ये किसी को भी नहीं देना चाहिए, और कोई भी कंडीशन हो हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किसी भी अननोन अटेंडिया नंबर को नहीं करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी डिमांड करे, किसी भी तरीके से आपको ब्लैकमेल करे, लेकिन आपको ट्रांजेक्शन नहीं करना है। क्योंकि आज के टाइम में हम लोग इसी चीज़ में फंस रहे हैं, और इसी का फायदा जो लोग डिजिटल अरेस्ट के लिए लोग उकसाते हैं वो कर रहे हैं, कि उनको पता है लोगों को जरा डराएंगे धमकाएंगे तो लोग तुरंत बातों को मान लेते हैं। आगे, डिपॉजिशन ऑफ मनी एंड बैंक्स, कि भैया पैसा बैंक में कैसे जमा होगा। देखिए बैंक्स, जो बैंक्स हैं वो 2-3 काम करते हैं। क्या, एक डिपॉजिटर का यानी पैसा जमा करने वाला, और दूसरा फाइनेंस, यानी कि पैसा एक तो लेते हैं कहां से, कस्टमर से पैसा कहां जा रहा है, बैंक में, है ना। और दूसरा बैंक से पैसा कहां जा रहा है, फाइनेंशियल में। बैंक किसको दे रही है, कस्टमर को, है ना। अब देखिए दोनों कंडीशंस क्या है, जब कस्टमर बैंक में पैसे जमा कर रहा है तो क्या कंडीशन होगी, बैंक किसको देगा पैसा, एक इंटरेस्ट देगा, किसको, कस्टमर को। लेकिन जब बैंक कस्टमर को पैसा दे रही है तो कस्टमर बैंक को क्या देगा बदले में, और बैंक कस्टमर से क्या डिमांड करेगी, बैंक कस्टमर से क्या डिमांड करती है, लोन, जिसको हम लोन बोलते हैं, यानी कुछ परसेंटेज लोन की, यानी कस्टमर बैंक को क्या पे करेगा, लोन पे करेगा। इस तरीके से देखिए, सपोज किसी कस्टमर ने डिपॉजिट किए, मैं कॉमन अमाउंट लेता हूँ 10,000, और बैंक ने कहा कि भैया आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेविंग अकाउंट डिपॉजिट इज 7%, तो कितना रुपया हो गया एक साल का, 700 रुपए, है ना। बट बैंक ने वही पैसा किसको दे दिया, कस्टमर को लोन पे उठा दिया, और कस्टमर से कितना लिया कि भैया ठीक है आपसे हम, क्योंकि आपको जरूरत है, हमको पैसा दे रहे हैं और एक साल के लिए दे रहे हैं, तो 15,000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपए लोन पे दिए, और इंटरेस्ट रेट क्या है 15%, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1,500 रुपए एक साल में बैंक किससे वसूलेगी, कस्टमर से। अब आप देखिए यहां पर डिफरेंस कुछ दिख रहा है आपको, कितने का, 800 रुपए। इससे क्या होगा, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ बैंक, प्रॉफिट ऑफ बैंक, और इसी से ही एम्प्लॉइज को सैलरीज वगैरह दी जाती है। तो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स, की बैंक्स कैसे काम करती हैं। तो डिपॉजिशन ऑफ मनी इन बैंक्स, पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक्स एंड बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट इन द डिपॉजिटेड अमाउंट, पीपल कैन विड्रॉ द मनी एज दे रिक्वायर, यानी जैसे जरूरत हो उस पैसा को विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो जमा रहेगा तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन होता है, उसके अकॉर्डिंग बैंक कस्टमर को पैसा देती है। आगे, डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट इन द बैंक दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। डिमांड डिपॉजिट क्या है, ये तो नॉर्मल डिपॉजिट है, कभी भी निकाल सकते हैं, कैन बी विड्रॉन एज रिक्वायर। लेकिन डिमांड डिपॉजिट क्या होगा, 2 वर्ड है, डिमांड और डिपॉजिट, यानी हमने कुछ पैसे जमा कर दिया और जब हमें काम पड़ा तभी हम उसको विड्रॉल कर रहे हैं। डिपॉजिट इन द बैंक दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, हमें फिक्स कर दिया लेकिन जब हमें डिमांड है तो हम उसको विड्रॉल कर रहे हैं। डिमांड डिपॉजिट शेयर एसेंशियल फीचर्स ऑफ इकोनॉमी, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट वाइडली एज अ मीन ऑफ पेमेंट अलॉन्ग करेंसी। डिमांड डिपॉजिट को हम मीन ऑफ
करेंसी भी मानते हैं, इसको हम बोलते हैं डीडी, डिमांड डिपॉजिट, डीडी बनवा लेना। जैसे हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वो कहते हैं मैं डिमांड ड्राफ्ट बनवा लो, है ना, तो उसी को डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूट मनी एज मॉडर्न इकोनॉमी, ये मॉडर्न इकोनॉमी में मनी का काम भी करता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज चेक, पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक बाय स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट, क्या क्या है, इंस्ट्रक्टिंग बैंक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन्स इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। यानी कि एक ऐसा कागज जो ये बैंक को बता रहा है भाई इतना पैसा किसको देना है, जिसका नाम लिखा हुआ है फ्रॉम द पर्सन हु हैज इशूड द चेक्स अकाउंट, जिसका भी अकाउंट है जिसने चेक इशू किया उसके अकाउंट से किसको देना है, जिसका नाम इस चेक पर मेंशन्ड है। आगे वर्किंग ऑफ बैंक्स, बैंक की वन ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ डिपॉजिट सच एज कैश। यानी मैंने जैसा अभी बताया कि किसी ने 10,000 रुपए जमा किए, आपने जाकर जमा किए, बैंक आपको 7% एक साल में इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन अभी 10,000 रुपए हमेशा बैंक अपने पास नहीं रखेगा, इसको क्या करेगा, इसका कुछ पैसा है, यानी मैंने कहा 8,000 रुपए किसी को लोन पर दे देगा, बाकी 2,000 रुपए सबसे इकट्ठा करेगा। मान लो आप गए, आपने कहा हमें पैसे चाहिए हमारा 10,000 वापस, तो बैंक उठा करके आपको वापस भी दे देगा। यानी कि बैंक सारा पैसा अपने पास नहीं रखता, कुछ पैसा डिपॉजिट का कहां रखता है, अपने पास। बैंक अर्न फ्रॉम डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, यानी कि जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये कौन सा वाला, दिस इज डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, यानी कि जो ब्याज की दर है उसमें डिफरेंस। कैसे, ये देखो और ये देखो, इसी से बैंक पैसा अर्न करती है। मेन सोर्स ऑफ अर्निंग बैंक का यही है। मेजर पार्ट ऑफ कैश ऑफ डिपॉजिट एंड लोन इज यूज्ड टू गिव लोन टू द पीपल, हायर इंटरेस्ट रेट्स आर चार्ज्ड ऑन लोन्स। आगे क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार। क्रेडिट मतलब क्या है, उधार। ऐसी कंडीशन जब बैंक को आपके ऊपर विश्वास हो कि भैया हाँ आप एक वैल्यूएबल कस्टमर है उसके लिए, और आप अगर बैंक आपको उधार दे आपकी जरूरत पर बिना किसी कोलेटरल पर, यहां पर एक टर्म आई दैट इज कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है, व्हाट इज इट, ये बेटा वो चीज होती है जो बैंक एज अ गारंटी अपने पास जमा करती है। मान लो आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक रामू एक श्यामू, दो फ्रेंड हैं। रामू ने श्यामू से कहा भैया मुझे एक काम कर यार, घूमने चलना है, मुझे 100 रुपए उधार पे दे दे। अच्छा, तो रामू ने श्यामू को 100 रुपए दे दिए, तो वो कहेगा यार अगर तूने वापस नहीं किया तो श्यामू कहेगा एक काम कर, मेरी वॉच यानी घड़ी जिसकी कॉस्ट 500 रुपए तू रख ले, अगर मैं तुझे वापस नहीं करता तो इसको बेच करके 100 रुपए अपने ले सकता है, ठीक है, और बाकी 400 इच्छा हो तो मुझे दे दियो, नहीं तो कोई बात नहीं, 100 की बिकी 100 रख लियो। तो अब इन दोनों का गारंटी है कि भैया वो उसको पैसा वापस करेगा, और जब पैसा वापस हो जाएगा तो ये अपनी घड़ी से ले लेगा। ऐसे बैंक जब किसी को लोन देती है, लोन के बदले में क्या रखती है अपने पास, प्रॉपर्टी। इट कैन बी एनीथिंग, वो लैंड हो सकती है, आपके गवर्नमेंट पेपर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, इसके अलावा गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने सुना हो गोल्ड लोन, वो क्या है, बेसिकली एक कोलेटरल। तो क्रेडिट क्या है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ क्रेडिट, इट इज एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज एंड बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देती है किस लिए, तो उसको विश्वास है कि आप फ्यूचर में आपको बैंक आपको पैसा दे रही है, तो फ्यूचर में क्या होगा, आप बैंक को पैसा वापस कर देंगे, यानी कि इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। पॉजिटिव क्या है, वन इज सक्सेसफुली एबल टू रीपे द लोन विद कंप्लीटिंग हिज गोल्स फॉर विच द मनी वाज नीडेड। फायदा क्या होगा कि मान लीजिए किसी को पैसा चाहिए तो भैया वो क्रेडिट पर पैसा लेकर के और अपना काम चला लेगा, और बाद में बैंक को पैसा वापस कर देता है। आजकल बेसिकली यही हो रहा है, सबसे ज्यादा डिमांडेड चीज है। लोन हम ले लेते हैं, मान लीजिए मुझे स्मार्ट बोर्ड लेना है, एक और लगाना है ना, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं जाऊंगा बैंक के पास, भैया लोन अप्लाई करूंगा, लोन लूंगा और उनको कुछ टाइम बाद पैसा वापस कर दूंगा। तो बैंक हो सकता है कि मुझे कम पैसा चाहिए हो, उनको मुझे पे विश्वास हो, तो मुझे क्रेडिट कार्ड इशू कर सकती है, भैया लो आप क्रेडिट कार्ड लो, इससे पैसा आप वापस कर देना। नहीं तो क्या करें, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी कराएंगे, तो क्या लेंगे एक्सचेंज में, ज्यादा पैसे चाहिए होगा तो क्रेडिट कार्ड के अलावा क्या लेंगे बेटा, हम से जमा करेंगे क्या, कोलेटरल। आगे चलते हैं, किस लिए चाहिए होते हैं हमें, ऑकेशंस बहुत सारे होते हैं जिसमें हमें क्या चाहिए होते हैं, लोन चाहिए होते हैं, क्रेडिट कंडीशन हमारे लिए अराइज होती है। पहला यहाँ पे फेस्टिवल सीजन। अब यहाँ पे एक केस स्टडी दे रखी है, केस स्टडी क्या है, फेस्टिवल सीजन आ रखा है, 2 महीने है अभी। एक शू मैन्युफैक्चरर है सेम कंडीशन, जिसका नाम है सलीम, इसको एक लार्ज ट्रेडर से टेंडर मिला है 3000 पेयर्स ऑफ shoes that may be delivered in a month. To complete production on time, Salim has to hire
अब इसको कुछ लोगों को भी रखना पड़ेगा, और इसके अलावा ही नीड टू परचेस सम रॉ मटेरियल टू मीट हिज एक्सपेंसेस। सलीम ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम टू सोर्सेस। सलीम अब दो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको दो लोग की हेल्प से, यानी दो एजेंसीज की हेल्प से लोन को एक्वायर करता है। फर्स्ट ही आस्क्स द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर एंड नाउ एंड प्रोमिसेस टू पे हिम लेटर। पहला उधार क्रेडिट कहां से मिल रहा है इसको, यानी जो लेदर सप्लायर उससे। दूसरा ही ऑब्टेन लोन इन कैश, कहां से लेगा, फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 9,000 pairs of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of the month। यानी महीने के एंड तक पूरा ऑर्डर सप्लाई करने के वादे के साथ ये बड़े ट्रेडर से क्या लेता है, कैश एडवांस लेता है। ये इसके लिए क्या है, ऐसा सोर्स ऑफ क्रेडिट काम कर रहे हैं, क्योंकि ये किस में काम करेंगे, इसके आगे फ्यूचर प्रोडक्शन में, और ये प्रॉमिस करता है कि भैया आप मुझे पैसे दे दो, अभी मैं आपको कुछ टाइम के बाद काम होते ही आपको वापस करूंगा। एट द एंड ऑफ द मंथ सनी इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक्स अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। यानी कि इसको क्या हुआ, ही हैड डिलीवर्ड द ऑर्डर, ही हैड मेड अ गुड प्रॉफिट, और जो पैसा इसने लिया था वो सबका पैसा वापस इसने कर दिया। तो ये क्या, किसका बेनिफिट है, किसका फायदा है, ये मैंने लिखा ना, पॉजिटिव इफेक्ट्स। वन सक्सेसफुली एबल टू रीपे द लोन विथ कंप्लीटिंग हिज गोल्स फॉर विच मनी वाज नीडेड। क्या एग्जांपल क्या है, जो केस स्टडी है वो ये, फेस्टिवल सीरीज में कुछ प्रोडक्शन होना था तो उसमें कोई प्रोड्यूसर को पैसा चाहिए था, तो प्रोड्यूसर को पैसा चाहिए था तो उसने अपनी डिमांड को फुलफिल कर लिया। देखिए कैसे एग्जांपल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, व्हेन द पर्सन हु हैज टेकन द लोन इज नॉट एबल टू रीपे द लोन, और इज नॉट एबल टू रीपे द लोन एंड गेट्स इन लॉस। अभी हमने एग्जांपल देखा, उसको बेनिफिट हुआ है ना, और बेनिफिट हुआ तो उसने पैसा वापस कर दिया, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या, यहाँ पे बेनिफिट नहीं हुआ, क्या होगा, लॉस हुआ, तो पैसा वापस नहीं कर पाया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, कौन सा एग्जांपल इज ऑफ स्वप्ना's प्रॉब्लम। स्वप्ना स्मॉल फार्मर ग्रोस ग्राउंडनट ऑन हर 3 acre ऑफ लैंड। स्मॉल फार्मर है, कुछ प्रोडक्शन करती है। शी टेक्स अ लोन फ्रॉम अ मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन होपिंग, यानी जो भी काम चीजें हो रही है उनको करने के लिए उसने मनी लेंडर से पैसा लिया। एंड शी हैज अ होप दैट हार्वेस्ट वुड हेल्प टू रिपे द लोन। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड क्रॉप फेल्स। दो स्वप्ना sprays her crop with expensive pesticide, it makes little difference. She is unable to repay the loan. The money lender and the debt grows over the years into a large amount. Repay करने में सक्सेसफुल नहीं हुई और वो पैसा छोटे अमाउंट से बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उस पर लोन ब्याज पे ब्याज लगती रही। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। इट इज नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन्स। यानी कि कंडीशन क्या है, उसने कुछ अमाउंट लिए, मान लीजिए पहले उसने 10 रुपए लिए किसी लैंडलॉर्ड से, मनी लेंडर से जो ब्याज देते हैं, और वो वापस नहीं कर पाई। ये 10 साल मान लीजिए 30 रुपए हो गया, इस साल जो प्रोडक्शन हुआ मान लीजिए इसका प्रॉफिट हुआ सिर्फ 10 रुपए ही प्रॉफिट हुआ, क्या ये पूरा लोन रिपे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। दिस इज अ नेगेटिव कंडीशन फॉर द क्रेडिट सिचुएशन। यानी कि लोन लेते हैं तभी नेगेटिव कंडीशन क्या होगी, ये डिमेरिट है। अब देखिए उसके ऊपर बोझ कितना बढ़ गया, 20 रुपए का बोझ उसके ऊपर बढ़ता जा रहा बच्चों। अब इसको रीपे करने के लिए या तो उसको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, या कई साल तक लगातार प्रॉफिट की कंडीशन में आना पड़ेगा, तब ये पैसा वापस कर पाएगी। शी इज कॉट इन डेब्ट, शी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑफ द डेब्ट। यानी जो कर्जा उसको पे करने के लिए इसको अपना जमीन का पार्ट बेचना पड़ेगा। डेब्ट ट्रैप, यानी कि कर्जे की कंडीशन क्या है, डेब्ट ट्रैप क्या है, इट इज सिचुएशन इन व्हिच इसको बोलते हैं बच्चों डेब्ट ट्रैप को, कर्ज जाल। कर्जे के जाल में कैसे फंसते हैं, जैसे अभी हमने देखा इस फीमेल का स्वप्ना, देखा ना स्वप्ना, तो इसमें क्या हुआ, इसने पैसा लिया, शी बोरोज मनी फ्रॉम लैंडलॉर्ड एंड अनएबल टू रीपे, पैसा वापस नहीं कर पाई। अब क्या हुआ, अब इसको क्या, ब्याज पे ब्याज, लोन ऑन लोन, और उसको वापस करने के लिए हो सकता है लोन लेना पड़े इसको, है ना, या फिर इसको शी हैज टू सेल द प्रॉपर्टी, यानी कि सेल द लैंड। दिस इज द डेब्ट ट्रैप, यानी कर्जे का जो जाल है वो लगातार बढ़ता जाता है। तो इट इज सिचुएशन इन व्हिच अ बोरोवर इज लेड बाय साइकिल ऑफ बोरोइंग or rolling over their loan payments because they are unable to pay the loan which they have taken in earlier times। यानी कि जो पुराना लोन है उसको रीपे नहीं कर पा रहे। This leaves them indebted all through their life। ये जिंदगी भर उनको कर्ज के जाल में
सबमिट ही रहता है। जैसे कि मैंने बताया था अभी एग्जांपल कि भैया उसने लोन लिया एंड शी इज अनेबल, यानी कि ये 10 रुपये ही पे कर पाई क्योंकि इस साल फसल अच्छी थी, लेकिन जो 20 रुपये है ये उसको बहुत सालों तक वो रीपे करने की कोशिश करेगी, लेकिन उस पर ब्याज की ब्याज चलती रहेगी और हो सकता है जिंदगी भर उस पर वो ब्याज को ना चुका पाए। हमने मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां भी सुनी है। व्हाट आर द कंडीशंस, यानी कि आप पैसा कोई दे रहा है तो शर्तें क्या है, तो शर्त क्या है, टर्म्स, शर्तें किसकी, कर्जे की शर्तें। व्हाट आर दे, पहला इंटरेस्ट रेट, यानी ये कौन देगा, कस्टमर, किसको देगा, ओनर यानी कि मालिक को, यानी जो पैसा जिसको दे रहा है, यानी कस्टमर पैसा ले रहा है ना ओनर से, तो बदले में क्या देगा उसको, इंटरेस्ट, क्या देगा, इंटरेस्ट रेट, और ये क्या दे जाता है इसको बदले में, मनी यानी कि लोन। कोलेटरल क्या होता है, यानी कि जो संपत्ति जो भी रखी जा रही है, यानी इसको हम बोलते हैं गारंटी। डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि कुछ भी जैसे बॉन्ड टाइप के होते हैं वो, मोड ऑफ रिपेमेंट कि कैसे पैसे वापस करेंगे। तो पहला बात करते हैं कोलेटरल, ये सिक्योरिटी का काम करते हैं बच्चों। कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक डिपॉजिट विद द बैंक्स एटसेट्रा एंड यूजेस इट एज अ गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। मान लीजिए किसी ने किसी को पैसा उधार दिया, अब वो भाग नहीं जाए बीच में या टाइम से पैसे वापस करे, इसलिए गारंटी यानी सिक्योरिटी तौर पे क्या जमा करवाता है वो, कोलेटरल। इट इज अ बोरोवर, इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. He has the right to sell, to obtain, to repay, to obtain the repayment. He or she can sell the land. कौन, lender. Interest rate क्या है, formal sector demands less rate of interest as compared to informal sectors. Formal sector जो होता है वो कम पैसा इंटरेस्ट रेट डिमांड करता है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। एट प्रेजेंट फॉर्मल सेक्टर डिमांड 8 to 12% इंटरेस्ट। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसको मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। फॉर्मल सेक्टर जो मैंने आपको भी बताया भी था और कई बार पूछता भी है, दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। ये क्या बेटा, ये वो है जो पैसा हम कहां से लेते हैं, बैंक। बैंक किसके साथ रजिस्टर्ड है बेटा, आरबीआई के साथ, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। एंड लेस देन किससे, इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। यहां पे क्या होगा, दे आर नॉट रजिस्टर्ड बाय एनी बैंक, तो यहां पे कौन होगा बच्चों, इस वाले में, इसमें होगा बेटा फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर जानकार के जो लोग होते हैं वो। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट फिक्स्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट फिक्स्ड। कब कोई तो 10% पर देता है, कोई हो सकता है 20 पे देता हो सकता है कई बार तो 50% तक पहुंच जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ। इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, क्या है, बहुत ज्यादा, एज कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इसके लिए हमें क्या जरूरत होगी, एक टर्म होती है जो मैंने बताया, कोलेटरल नीडेड, कोलेटरल नीडेड, और यहां लिखूंगा मैं कोलेटरल या नॉट नीडेड। कोलेटरल की कोई नीड नहीं है, सेल्फ आइडेंटिटी से काम चल जाता है, ठीक है। इससे सेल्फ आइडेंटिटी से काम नहीं चलेगा। यहां पर क्या चाहिए होगा कोलेटरल की साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन, और यहां पर डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं है, क्यों, यहां पर सेल्फ आइडेंटिटी काम कर जाती है। अब देखिए डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि हमारी जो भी पॉपुलेशन है वो लिटरेट नहीं है, इलिटरेसी इलिटरेट पॉपुलेशन है, इसलिए वो फॉर्मेलिटी यानी डॉक्यूमेंटेशन में कोलेटरल के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहती, इसलिए वो किस पे चले जाते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज पे। और लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेज पे जाने का फायदा क्या है, उनको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। यहाँ पर लोन कैसा मिलेगा, इंस्टेंट यानी तुरंत। आप गए दोस्त के पास और उससे कहा भाई मुझे 500 रुपए की जरूरत है, उसने पर्स खोला और निकाल के आपको दे दिया। लेकिन बैंक के पास गए, उसने आपको 1 महीने का टाइम लगाया। बैंक के पास गए, इसने 1 महीने का आपके पास टाइम लगाया कि भैया 1 महीने का टाइम चाहिए, तो क्या आप उसके लिए इंतजार करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये इंस्टेंट होता है लेकिन इसमें टाइम लगता है। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किसमें होगा, इसमें होगा। हो सकता है इसमें 8% लें, हो सकता है आपको इसमें एक अगर एस्टिमेट लेके चलें 5% पर मंथ,
यानी एक साल में कितना 60% हो सकता है, कितना 60%। अब देखो 8 और 60% कितना हो गया, बहुत ज्यादा होगा, डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, इसमें आपको कोलेटरल चाहिए होगा कि ये मतलब पेपर्स लेके आओ, डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, आपकी प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद बैंक आपको लोन देगी, उसमें कोई कोलेटरल नहीं है, आपकी खुद की आइडेंटिटी भी काम कर जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें बहुत हाई होता है, इसमें कम होता है। इन दोनों को अपने फायदे हैं, दोनों को अपने नुकसान। इंडिया की अगर हम बात करें रूरल एरियाज में, तो रूरल एरियाज में कौन सी ज्यादा है, ये क्यों, इलिटरेसी ज्यादा, लोग डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन अर्बन एरियाज में लोग ज्यादा कौन सा लेते हैं, इस वाले को। ठीक है, उसका डिमेरिट ये है कि कर्ज जाल में फंसते फंसते, यानी डेब्ट ट्रैप में फंसते फंसते लोग अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी और कोलेटरल को ही खो देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बिकॉज दीज आर फंक्शन एंड रजिस्टर्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई उसको रेगुलेट करता है। डॉक्यूमेंटेशन, इट्स शो डॉक्यूमेंटेशन शोइंग एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एंड सैलरी बिफोर द बैंक एग्री टू गिव द लोन। इट ऑल्सो इंक्लूड कोलेटरल पेपर्स, आइडेंटिटी प्रूफ एंड सम अदर डिटेल्स। मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होगा, द बोरोवर शुड पे बैक द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट वीकली और मंथली बाय कैश। अब ये उनकी बैंक और बोरोवर की शर्तों पर डिपेंडेंट, वीकली देंगे या मंथली, बाय कैश और बाय चेक एज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग अरेंजमेंट। जब लोन दिया गया तब जैसे एग्रीमेंट हुआ उस तरीके जो डिसाइड हुआ वैसे ही लोन को रिपे किया जाएगा। लोन फॉर कोऑपरेटिव्स, अब देखिए कोऑपरेटिव्स वो होती हैं जो बहुत सारे लोगों को मिलकर एक संस्था है, संघ जिसको बोलते हैं। तो भैया एक लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार है, बहुत लोग ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है, जो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जो उसके मेंबर्स हैं सभी जिम्मेदार होंगे, तो उसकी कंडीशन कुछ अलग होंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय पीपल देमसेल्फ, लोग खुद बना रहे हैं। The members of the cooperative pool their resources in the account of the cooperative and extend loan to those in need। यानी कि ये क्या कहते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का यानी कि अकाउंट है इन द अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव, उस अकाउंट में पैसा लेते हैं और जिसको जैसे जरूरत है उसको पैसा वैसे बांट देते हैं। कोऑपरेटिव आल्सो टेक्स लोन फ्रॉम द बैंक्स, यानी कोऑपरेटिव अकाउंट से भी बांट देते हैं और जो भी बैंक्स हैं उससे भी लोन लेकर के लोगों की हेल्प कर सकते हैं। यानी जो उनके ग्रुप के लोग हैं, जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी नहीं बात हो रही है यहाँ पे, किसी भी चलते फिरते नथ वगैरह की बात नहीं हो रही। दे आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स सच एज कृष्णा कोऑपरेटिव्स, वीवर्स कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव्स एक्सेट्रा। यानी कि एग्जांपल क्या है, ये नाम दे रखे हैं कुछ। आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज। जस्ट मैंने अभी आपको समझाया क्या क्या है। इट इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, इट इंक्लूड्स मल्टीनेशनल ट्रेडर्स, एम्प्लॉइज, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। बैंक रिक्वायर कोलेटरल, पेपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर गेटिंग लोन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेड बोरिंग कैन बी लेड बाय डेब्ट ट्रैप। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, बैंक तो डॉक्यूमेंटेशन और कोलेटरल सब चीज लेके चल रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या होता है उल्टा, डेब्ट ट्रैप में फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि लोन के ऊपर लोन चलता है। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मेकिंग दे ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। इनका काम क्या है, सोशल वेलफेयर, कि भैया लोगों की नीड पूरी हो जाए, उनकी डिमांड पूरी हो जाए, उनका भी वेलफेयर हो। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। दे आर ओनली मोटिव इज टू एक्सटेंड प्रॉफिट एज मच एज दे कैन। यहाँ पे किसका मोटिव है, वहाँ सोशल वेलफेयर, यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड फेयर आर फेयर एंड रीजनेबल। टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैसे होता है, देने की शर्त कैसी होती है, फेयर और रीजनेबल, ये सामने वाले का भी काम चल जाए, हमारा भी काम चलता रहे। लेकिन यहाँ क्या है, दे इंपोज वेरी टफ एंड समटाइम्स इवन अनरीजनेबल टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर द बोरोवर्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस इट्स फंक्शन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ क्या, बैंक्स डू नॉट सुपरवाइज। यहाँ कौन कहता है, जिससे आप ले रहे हो वही उसका ओनर होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन RBI, short note on RBI, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, what is the difference between फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, ये आपको बताना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। अब एक चीज आती है कि पुअर पीपल आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, यानी इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, उस पर भी पुअर लोग डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू अर्न। वो इलिटरेट होते हैं, उनको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का पता नहीं होता, इसके अलावा फॉर्मेलिटी से फंसना नहीं चाहते, इसके अलावा कोलेटरल भी नहीं होती, इसलिए वो ज्यादा किस पर डिपेंडेंट होते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इसके अलावा देयर इज लैक ऑफ बैंक्स इन सम एरियाज। रूरल एरिया में वहां पर भी बैंक्स हैं भी नहीं, इसलिए भी उनको किस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। किस पर, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेटरल आर नॉट प्रेजेंट इन मेनी ऑफ द केसेस। टू ओवरकम द प्रॉब्लम पीपल क्रिएटेड, लोगों ने क्या बनाया इस प्रॉब्लम से, क्योंकि बैंक्स नहीं है, पैसा चाहिए, लोगों ने क्या बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्या बना लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये क्या होता है, दीज आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल, of poor people which promote small savings among
देयर मेंबर्स, यानी कि सब लोग 10 लोग हैं, 10 ने हर महीने 10 रुपए इकट्ठे किए तो कितने 100 रुपए हो गए। अब ये 100 रुपए जिसको जो हुआ था वो अपने आपस में ले लेगा और धीरे धीरे करके वापस करता रहेगा। अगले महीने फिर सभी लोग 100 रुपए इकट्ठे करेंगे, जिसको जो हुआ था वो ले लेगा और उसको धीरे धीरे करके वापस करता रहेगा। तो आपस में ग्रुप बना करके ये काम कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे लोन एक्टिविटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव 15 to 20 मेंबर्स। कितने? एक नॉर्मल सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने 15 से 20 मेंबर होते हैं, यूजुअली बिलोंग टू वन नेबरहुड एंड हु मीट एंड सेव रेगुलरली। आसपास में रहने वाले लोग जो एक साथ रहते हैं और एक साथ सेविंग करते हैं, वो लोग एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को निर्माण कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, इट हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल, यानी कि जिनके पास कोलेटरल नहीं है उनको भी लोन मिल जाएगा, उनका भी काम चल सकता है। दूसरा, पीपल कैन गेट टाइमली लोन फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड रीजनेबल एट रीजनेबल इंटरेस्ट। ऐसा नहीं फ्री में नहीं है, यहाँ पे भी क्या लग रहा है बच्चे, इंटरेस्ट लगा। जहां भी लोन एक्टिविटी होंगे वहाँ इंटरेस्ट तो लगेगा, बस आते कहीं ज्यादा लगेगा कहीं कम, कहीं उसकी कंडीशन इजी होंगी कहीं हार्ड। स्लॉट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ organization of the rural poor. The regular meeting of group provides a platform to discuss and to act on variety of social issues. The regular meeting of people provides a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. It helps women to become financially independent. इसने सबसे अच्छा काम क्या किया? It has made women to become financially independent. इनके आसपास की women इकट्ठे होकर के पैसे इकट्ठा करती हैं और जो भी उनको डेवलपमेंट करना होता है, छोटे मोटे नीड्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, उनको फुलफिल कर सकती हैं, चाहे वो घर के अंदर की डिमांड्स हो या फिर कोई बिजनेस एक्टिविटी ये प्लान ही क्यों ना हो, छोटा मोटा प्लान जो इंप्लीमेंट होना हो उसको वीमेंस इंप्लीमेंट कर सकती हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? पहला, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि पैसे को मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम कैसे माने, क्या उसकी फीचर्स है, कैसे एक्सचेंज के फॉर्म में मानते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या है, स्टेप्स, और इसके अलावा कैसे आया, मैंने एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न बताया। इसके अलावा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, नोट्स हैं आपके, चेक्स हैं, डिमांड ड्राफ्ट हैं, एटसेट्रा। लोन एक्टिविटी बाय द बैंक, इसमें हमने पढ़ा था क्या, लोन एक्टिविटी में क्या, कोलेटरल, इंटरेस्ट रेट्स एटसेट्रा। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, एक बताया जिसमें क्या हुआ प्रॉफिट, दूसरे में क्या हुआ लॉस। किससे लिया था ये, आपने दोनों एग्जांपल देखे, शू बोरोवर और फार्मर का। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या थी, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, फॉर्मल की बात हो रही है, मैंने दोनों बताया, वो फॉर्मल वर्सेस कौन सा, इनफॉर्मल। सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या काम है, कैसे लोगों की जिंदगी को संभालता गरीब लोगों की, ये भी हमने देखा। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। Thanks for being with us and stay connected for more upcoming videos and lessons for class 10th, and in future we are going to extend this criteria to other classes also, और especially पहले फोकस करेंगे बोर्ड क्लासेस, उसके बाद और क्लासेस को भी हम फोकस करेंगे, जिससे कि जो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि भैया जो भी बच्चे सीबीएसई या किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं उनको सोशल साइंस के लिए किसी ट्यूशन पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, एंड इनकेस अगर उसको स्कूल एजुकेशन में कोई दिक्कत है तो वो आकर के अपना सिर्फ एक साथी बना ले मोटा भाई क्लासेस, और हम मेंटोर्स के साथ वो अपनी जिंदगी को संवार सके और एजुकेशन का जो एम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एम है वो पूरा हो सके, सभी तक शिक्षा की पहुंच हो सके। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा सेनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है, चाहे आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, रिच हो पुअर हो, लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़ते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप पूरे दुनिया को अपने कब्जे में करने की ताकत रखते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, स्टे कनेक्टेड। If you like the video, you can press the like icon. कोई भी कंफ्यूजन क्वेरी हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी आपको वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें। जय हिंद, जय भारत।